हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण कुमार। गर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में है विश्वास, तो ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। हौसलों में सच्चाई है तो सीना ठोक कर ये कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। Let's begin the topic. Today we are going to tell you about some numericals related to electric force. Coulomb's लॉ के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको जो डेरिवेशन मिला है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और ये ध्यान रखने की बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आपको प्राप्त करना है वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आपको ज्ञात करना है वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ डाइपोल ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं और उनकी जो नेट मोमेंट, नेट इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो सबका तरीका एक ही रहेगा। तो एक बार इनको जो न्यूमेरिकल हैं 3 आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कम से कम 2 बार उस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल ढंग से समझ में आता है और कुछ ना कुछ इजी हो जाता है आपके लिए। तो इस न्यूमेरिकल को पहले समझेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है आपके लिए, एक कोई धागा है, 2 धागे हैं, उनमें m स्मॉल मास के 2 चार्ज हैं q और q, सेम चार्ज हैं और सेम नेचर के चार्ज हैं, वो बंधे हुए हैं, इस तरह से लटके हुए हैं। जब 2 सेम नेचर के चार्जेस हैं तो उनमें कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा? रिपल फोर्स कार्य करेगा। रिपल फोर्स कार्य करेगा तो यहां से यह क्यू चार्ज और यह क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन से इस दूरी पर है, ओ ए पर पॉइंट पे ये पहुंच जाता, बी पॉइंट पर ये पहुंच जाता है। और ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से यानी वर्टिकल से ये दोनों धागे थीटा और थीटा कोण बना रहे हैं। धागे की लंबाई एल है तो आपको, और इसका जो पार्टिकल है इनका द्रव्यमान एम है, तो आपको सिद्ध करना है Q स्क्वायर इक्वल टू 4mg L² साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी आपको चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना है। तो समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। यहां इस Q चार्ज के कारण इस Q चार्ज पर जो रिपल फोर्स कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? ये Fa फोर्स इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास आपको दे रखा है, उसके मास के कारण उस पर एक फोर्स ऊर्ध्वाधर यानी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स कार्य करता है उसके वेट के बराबर mg। तो इस पे इसके वेट के, इसके मास के कारण mg फोर्स नीचे की ओर अप्लाइड होगा। और किसी भी धागे से कोई वस्तु जब बांधी जाती है उसके भार के कारण, mg भार के कारण उसमें एक टेंशन आ जाता है, तनाव बल आ जाता है। और इस यहाँ ये फोर्स भी अप्लाइड है Fa, इसके कारण भी इन दोनों फोर्सेस के कारण एक टेंशन उसमें उत्पन्न होगा। और ये टेंशन उस डायरेक्शन में होता है जहां पर वह धागा स्थिर कंडीशन में बना हुआ होता है। तो यहां से एक टेंशन फोर्स ये T, एक टेंशन फोर्स कार्य करेगा T। अब जो T फोर्स है, टेंशन फोर्स, क्योंकि यहाँ Fa और mg ये दोनों जो फोर्स हैं एक्स डाउनवर्ड और पैरेलल टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं, ये कह सकते हैं। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हम इस टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में। तो एक वर्टिकल अपवर्ड ये लाइन हम खींच लेते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, यह भी वर्टिकल है, दोनों पैरेलल लाइन हो जाती हैं। और जब 2 पैरेलल लाइन को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, थीटा एंगल ये हो जाएगा। और एक हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में T को रिजॉल्व कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करने के लिए आवश्यक होता है जिन 2 डायरेक्शंस में आप उस वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हों। और जिस डायरेक्शन से या जिस एक्सिस से आपका वेक्टर का एंगल दे रखा है
उस डायरेक्शन पर या उस एक्सिस पर वह वेक्टर का कंपोनेंट कॉस के साथ आता है और दूसरी डायरेक्शन में आता है साइन के साथ। तो इस एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल दे रखा है थीटा, तो इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा इसका टेंशन का कॉस के साथ आएगा टी कॉस थीटा, और इस एक्सिस पे आएगा साइन के साथ टी साइन थीटा। अब यहां देखिए ये पॉइंट ए पर जो क्यू चार्ज है द्रव्यमान एम का, ये यहां बैलेंस तभी रह सकता है, यहां पर यह बैलेंस तभी रह सकता है जब ये चार फोर्स, भाई इसको टेंशन को तो हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो ये चारों फोर्स टी कॉस थीटा टी साइन थीटा एफ ए और एम जी जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो यहां पर यह भी बैलेंस में रह पाएगा। तो फोर बैलेंस में है ये, तो फोर बैलेंस एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू टी साइन थीटा के, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। एफ ए में एम जी का यदि भाग दे देते हैं तो एफ ए अपॉन एम जी हो जाता है, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और यहां से एफ ए इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका ये। इसके बाद इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है कूलम्ब्स लॉ के कारण, वो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, दोनों चार्जेस सेम हैं, Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ए बी का स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोनों तरफ ये थीटा समान है, समान एंगल है, इनके सामने की जो साइड है अपोजिट साइड है वो भी सेम होंगी, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो हम इस ए बी डिस्टेंस को ओ ए के जस्ट डबल के बराबर लिख सकते हैं, 2OA का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में आप देखते हैं ओ ए का मान निकालते हैं एल के रूप में, धागे की लंबाई एल है तो एल के रूप में हम ओ ए का जो वैल्यू है वो निकालते हैं। देखिए यहाँ से थीटा के सामने की जो साइड है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये एंगल 90 का है, ये वर्टिकली लाइन है 90 का है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यहां से लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपॉन ए, ये पॉइंट को सी नाम दे दो, ए सी, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए सी क्या है, ये लंबाई है इसकी धागे की एल, ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा, इसमें पुट कर देते हैं, एफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2 इसमें है ना, 2OA, तो 2L साइन थीटा का स्क्वायर, तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 से एफ ए का जो मान आपने निकाला था एम जी टेन थीटा, इसमें पुट कर देते हैं, एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, क्या निकालना था, 4mg L स्क्वायर, तो इसी सीक्वेंस में लिखते हैं 4L स्क्वायर mg, 4L स्क्वायर mg, और ये टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा और 4πε0 इंटू 4πε0। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपका हो चुका है, देखेंगे और उतारेंगे इसे, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, इसको समझाते हैं, मिटा देते हैं इसे भी।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्ज है 9e और e। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच एक अन्य चार्ज है q कूलम का। उसे 9e और e के बीच में कहां पर रखें कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो 9e और e और q तीनों जो चार्जेस हैं ये सेम नेचर के चार्जेस हैं। तो 9e और e के बीच में आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लेते हैं, मान लीजिए यहां ले लिया इस q चार्ज के लिए, तो 9e के कारण यहाँ q चार्ज पे जो फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस हैं, रिपल फोर्स अप्लाइड होगा इस डायरेक्शन में। और e और q, ये वाला q है यहाँ पे रख के मान के चलते हैं अभी, e और q के मध्य वही रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। मान लो ये FA है और ये FB है। और बैलेंस कंडीशन में कब होगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और इस पॉइंट पर बैलेंस तब होंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब इनका रिजल्टेंट वेक्टर का निकालते हैं और दो वेक्टर किसी बिंदु पर अपोजिट साइड में हैं तो उनका योग करके निकालते हैं। योग किसका, FA माइनस FB, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, या ये कह सकते हैं कि एक में से दूसरे को घटाकर निकालते हैं। अब मान लीजिए इस Q चार्ज को, ये और समझने की बात है, यदि ये सेम नेचर के चार्ज नहीं होते तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में 0 नहीं होता, फिर बाहर 9e और e के बाहर। लेकिन उस तरह के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आपको बताएंगे और कराएंगे। इंटेंसिटी से रिलेटेड आएंगे तो वो इंटेंसिटी और इसका बता ही दिया आपको, सेम तरह के न्यूमेरिकल सेम पैटर्न होगा रिजल्टेंट, यानी नेट इंटेंसिटी और नेट फोर्स निकालने के लिए। तो इसमें हमने सेम चार्जेस ले लिए हैं, तो सेम चार्जेस यदि होंगे तो इंटेंसिटी हो या नेट फोर्स हो, वो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में ही कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, 0 होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है Q, जहां पर यह मान के चलते हैं कि यहाँ 9e और e के कारण लगने वाला फोर्स जो है इसको बैलेंस कर देगा। तो 9e जो चार्ज है इससे मान लीजिए a दूरी पर है, ये x दूरी है 9e और e के बीच की, जिसमें से हमने a को निकाल दिया। तो यह जो डिस्टेंस बचेगी x माइनस a। और यदि Q पर लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना है तो 9e के कारण Q पर लगने वाला फोर्स बराबर e के कारण Q पर लगने वाला फोर्स, दोनों सेम होने चाहिए। तो 9e पर लगने वाला फोर्स मान लीजिए F1 है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 9e इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने a लिया है, a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड F2, ये जो चार्ज पॉइंट चार्ज है e के कारण Q पर लगने वाला फोर्स 1/4πε0 e इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस x माइनस a का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। यहां जो डिस्टेंस आएगी 9e से निकालें इस Q चार्ज की डिस्टेंस, या e से निकालें Q चार्ज की डिस्टेंस, वो आपको जो दूरी दे रखी है x दे रखी है, x के फॉर्म में आएगी। तो x की वैल्यू कोई भी हो सकती थी, 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो a की जो वैल्यू है हम x की फॉर्म में निकाल देंगे, और जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें x की वैल्यू दे रखी होगी, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी मीटर में। फिर तो क्या करना है, यहाँ पे F1 F2 को बराबर कर देना है, जिसके कारण इस पर लगने वाले ये दोनों फोर्स हैं अपोजिट हैं, एक में से दूसरे को घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यह Q जो चार्ज है बैलेंस की कंडीशन में हो जाएगा इनके बीच में। तो F1 और इज इक्वल टू F2 फॉर बैलेंस कर दीजिए बराबर 1/4πε0 9e इंटू Q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 e इंटू Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ये कट गया, EQ से EQ कट गया, ये आ गया 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ द साइड, स्क्वायर रूट ले लीजिए। 9 का 3 आएगा, a स्क्वायर का a आ गया, 1 का 1 आएगा, x माइनस a के होल स्क्वायर का x माइनस a आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3x माइनस 3a।
3a को उधर ले लेंगे तो 4a इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 3/4x। यानी 9a कौन सी डिस्टेंस है? a डिस्टेंस है जो 9e पॉइंट चार्ज है उससे q डिस्टेंस है। तो q को कहाँ फिक्स किया जाएगा इन दोनों के बीच में? 9e चार्ज से x की 9e चार्ज से 3/4x डिस्टेंस पर इसको प्लेस किया जाएगा, वहां पर यह बैलेंस की कंडीशन में होगा। यदि ई चार्ज से निकालना है दूरी तो ई चार्ज से फ्रॉम ई से डिस्टेंस निकालनी है तो ई से डिस्टेंस क्या? क्यू चार्ज की x माइनस ए, और ए कितना आया? 3/4x, x माइनस 3/4x कितना हो जाएगा ये? 1/4x। ई चार्ज से 1/4x की डिस्टेंस पर, यानी पॉइंट वही आएगा, 1/4x की डिस्टेंस पर ये जो क्यू चार्ज है बैलेंस में होगा और इस पर कोई भी नेट फोर्स कार्य नहीं करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल है आपके सामने। थर्ड जो न्यूमेरिकल है इसको बताने जा रहे हैं, इसे उतारेंगे, मिटा देते हैं इसे। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर में हम जानते हैं सभी साइड बराबर होती हैं, उसके डायगोनल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे मिडिल पॉइंट से एक दूसरे के जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और बराबर आगे बढ़ जाते हैं। ये डायगोनल का पॉइंट है जो जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए। तो ये कह रहा है यह जो सिस्टम है स्क्वायर के कॉर्नर पर क्यू आवेश जो है प्लेस किए गए हैं, तो यह पूरे सिस्टम को हमें बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है। तो यहाँ पर कैपिटल क्यू जो चार्ज है वह कितना होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, इसकी मान लीजिए एक साइड है एल, एल ले सकते हो, ए ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जब ये साइड एल है एक साइड, तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी? एल एल हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्क्वायर में हम देखते हैं, इस डायगोनल को निकालते हैं, या डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी। चलिए ये पॉइंट ए बी सी एंड दिस इज डी पॉइंट। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए सी और बी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। स्क्वायर में सभी ये कोण है 90 के होंगे, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, इसे बेस मान सकते हैं और इसे परपेंडिकुलर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2l स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू l अंडर रूट 2। ये जो डायगोनल है इसका ए सी, इसकी जो दूरी है H से लेकर C तक ये अंडर रूट 2l है। तो यहाँ यह जो Q चार्ज है और इस Q चार्ज के बीच की डिस्टेंस आ गई। कूलम्ब्स लॉ जब लगाएंगे, फोर्स निकालेंगे, तो डिस्टेंस की आवश्यकता थी, इसलिए हमने डायगोनल निकाला है। लेकिन एक फोर्स, ये जो कैपिटल Q चार्ज है जो O बिंदु पर पॉइंट है, इसके कारण भी यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड होगा, तो यह डिस्टेंस OA भी निकाल लेते हैं। OA डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AC की हाफ। अभी बताया था डायगोनल जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों आधा आधा बढ़ जाते हैं। ये हाफ होगा, हाफ ये है, तो AC का हाफ हो जाएगा ये L√2/2। OA बराबर हो जाएगा √2 से ये कट जाएगा, √2 बार L/√2 मीटर। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। इसके बाद आगे आरंभ होते हैं। देखिए यहाँ जो चार्ज पुट है Q, इसके कारण इस Q चार्ज पर ये सभी जो है, ये चारों चार्ज जो स्क्वायर के कॉर्नर पर हैं, ये चार्जेस सेम नेचर के हैं। कैपिटल Q चार्ज हमको निकालना है, किस नेचर का होगा, कितना होगा। तो स्मॉल Q चार्ज के कारण इस Q पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट होगी। ये फोर्स हो गया FAB, B के कारण A पर लगने वाला फोर्स।
डी पर जो चार्ज है स्मॉल क्यू, उसके कारण क्यू पर जो फोर्स अप्लाइड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी एफ ए डी। डी के कारण ए पर लगने वाला फोर्स, ये फोर्स जो है रिपल फोर्स होंगे, इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है चार्ज से दूर की ओर होगी। और ये जो बिंदु है सी, जिस पर क्यू चार्ज जो है प्लेस किया गया है, इसके कारण ए पर लगने वाला ये फोर्स होगा ये एफ ए सी। तीन फोर्स इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी हम एफ ए डी और एफ ए बी का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो एफ ए सी से होकर जाएगा। क्यों जाएगा अभी देख लेते हैं। अभी एफ ए बी फोर्स निकालते हैं। एफ ए बी कितना हो जाएगा, बी के कारण ए पर लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q है और Q2 भी Q है, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। और एफ ए डी जो निकालोगे आप, इसमें भी चार्जेस जो है सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो यह फोर्स भी एफ ए डी भी इतना ही आ जाएगा। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में सेम होती हैं तो उनकी रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को आधा आधा बांटते हुए बीच में से होकर निकलता है उनका रिजल्टेंट। यानी एफ ए और एफ ए डी बराबर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 का है। दो जब रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो 90 का ये हो गया। इनका जो रिजल्टेंट है 90 का आधा करते हुए, यानी 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर करते हुए यह निकलेगा। और जबकि ये क्या है, ये डायगोनल की डायरेक्शन में है, डायगोनल भी इनको हाफ 45 डिग्री काटते हुए निकल रहा है। इसीलिए एफ ए बी और एफ ए डी का जो रिजल्टेंट होगा एफ ए सी से होकर ही जाएगा। इसको हम F1 बोल देते हैं। क्या बोल दिया, F1। अब निकाल लेते हैं F1। F1 कितना होगा, एफ ए बी और एफ ए डी दोनों के बीच बनने वाला कोण है 90 डिग्री का। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको दे रखा है और रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट के लिए क्या था फॉर्मूला, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो F1 के लिए क्या हो जाएगा, पहला जो वेक्टर क्वांटिटी है एफ ए बी और सेकंड है एफ ए डी, तो √f_ab का स्क्वायर प्लस f_ad का स्क्वायर प्लस 2f_ab इंटू f_ad इंटू cos थीटा। और थीटा क्या है इन दोनों के बीच 90 डिग्री है और cos 90 जीरो होता है, तो ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। F1 = हो जाएगा √f_ab कितना है, ये 1/4πε0 Q² L², f_ab का स्क्वायर प्लस f_ad कितना है, f_ad भी यही है 1/4πε0 Q² L² का स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों पद सेम है, कॉमन आ रहे हैं, यानी 1/4πε0 Q² L² का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जैसे ही ब्रैकेट से आएगा स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा और बाहर जो आएगा F1 = 1/4πε0 Q² L² कॉमन आएगा, अंडरूट में 1 + 1 यानी √2। ये F1 की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं FAC कितना होगा। FAC C के द्वारा A पर लगने वाला फोर्स, A से C तक की जो डिस्टेंस है वह इस स्क्वायर का डायगोनल है और डायगोनल आप निकाल चुके हो AC L√2, तो FAC होगा 1/4πε0। ये चार्ज यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q है, Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q² अपॉन डायगोनल कितना आया है L√2 का स्क्वायर, L√2 का स्क्वायर। तो FAC की वैल्यू जो निकल के आई 1/4πε0 Q² 2L²। ये क्वेश्चन, ये पहला वाला, ये सेकंड हो गया। थर्ड और निकाल लेते हैं। ये दो फोर्स आ गए आपके पास, F1 आ गया, FAC आ गया। अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाइड हैं, तो इन दोनों के कारण जो Q पर लगने वाला नेट फोर्स है इसी डायरेक्शन में होगा और इन दोनों फोर्स के प्रभाव के कारण ये Q इस डायरेक्शन में चल देगा, मूव कर जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसके बराबर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा
जो इनके प्रभाव को निरस्त कर सके, यानी बैलेंस कर सके, जिसके कारण यह जो क्यू चार्ज है यह बैलेंस में हो जाएगा। और सेम कंडीशन, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जो अन्य स्क्वायर के अन्य कॉर्नर पर जो आवेश रखे हुए हैं वहां भी वही सेम कंडीशन बनेगी। तो कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर कैसा फोर्स लगना चाहिए? जस्ट अपोजिट। और वो कब लगेगा? ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज होगा तब, यह नेगेटिव चार्ज होगा तब इसके कारण इस पे ये बल लगेगा FAO इस डायरेक्शन में, तब ये बैलेंस हो सकता है। यदि इसको प्लस चार्ज कर दिया तो नेट फोर्स एक और जुड़ जाएगा इधर की साइड में और यह बैलेंस में सिस्टम नहीं हो सकता है। तो हमें कैपिटल क्यू की नेचर तो हमें पता चल गया, कैपिटल क्यू जो चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना होगा वो निकालते हैं। FAO ओ पर जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा है उसके कारण स्मॉल क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डायगोनल का हाफ है ये जो डिस्टेंस है ये डायगोनल की हाफ है और ये हम OA निकाल चुके हैं L/√2, L/√2 का स्क्वायर। तो FAO यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे L स्क्वायर और √2 का स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर यानी 2। ये तीन फोर्स आपको मिल चुके हैं जो स्मॉल क्यू चार्ज पर अप्लाइड है। बैलेंस के लिए इन तीनों फोर्सों का योगफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी इन दोनों फोर्सों को यह बैलेंस करेगा तभी 0 हो सकता है। यानी इन दोनों का योग बराबर माइनस ये फोर्स होगा तब ये बैलेंस कर जाएगा। तो जोड़ देते हैं और 0 कर देते हैं। फॉर बैलेंस F1 प्लस FAC प्लस FAO इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस F1 की वैल्यू है, FAC का क्या है ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2 L स्क्वायर प्लस FAO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 2 अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आ रहा है इनमें से? 1/4 पाई एप्सिलॉन है तीनों टर्म में और Q भी है तीनों टर्म में, Q है और नीचे L स्क्वायर भी है तीनों टर्म में। तो यहां कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। तो यहां क्या शेष बचा? √2Q प्लस Q, इधर Q रह गया और अपॉन 2 प्लस इधर 2 और कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। इसको ये जो टर्म में इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ मिलकर 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा, ये शेष रह जाएगा। इसमें 1 कर लीजिए, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√2 Q प्लस Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का ऐसे 0 हो जाएगा और 4Q इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू 2√Q और प्लस Q को उधर भेज देंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस Q माइनस 2√2Q। इसमें 4Q इज इक्वल टू माइनस Q हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस 2√2, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q/4 1 प्लस 2√2। यानी कैपिटल Q का मान इस चार्ज का, यह जो चार्ज पुट है कॉर्नर पर Q, उसका 1 प्लस 2√2 अपॉन 4 गुना होना चाहिए और नेचर अपोजिट होनी चाहिए, सेम नेचर का नहीं, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसके कारण यह पूरा सिस्टम जो है बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा।
तो स्टूडेंट्स अभी ये 3 न्यूमेरिकल हमने समझाए हैं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। अगले वीडियो में लेकर आएंगे नेट इंटेंसिटी से रिलेटेड, नेट मोमेंट से रिलेटेड, इस तरह के न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपके कंपटीशंस के न्यूमेरिकल हो, कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड से रिलेटेड हो, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप कंसंट्रेट होकर हमारे वीडियोस देख रहे हैं। अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।